नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर गंभीर, धामी सरकार। अधिकारियों को सीएम धामी ने दिए निर्देश। स्वरोजगार और रिवर्स पलायन के लिए प्रभावी कार्य योजना करे तैयार। कांग्रेस के वोट काटने के आरोपों पर सीएम धामी का पलटवार। बोले, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर हो रहा काम, फेक वोट काटने पर कांग्रेस क्यों हो रही परेशान। उत्तराखंड में 9 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को मिली एसआईआर की जिम्मेदारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षण अधिकारी। दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की करेंगे निगरानी। अंकिता हत्याकांड पर फिर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी से किया सवाल, आखिर कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिवर्स पलायन के लिए विभागीय योजनाओं का प्रभावी कार्य योजना तैयार करें। देखिए, पलायन हमारे लिए हमेशा एक चुनौती रहा है, लेकिन इन सालों में रिवर्स पलायन बहुत तेजी से हुआ है। लोग अपने अपने गांवों को जुड़ रहे हैं, अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, अपने स्थानों पर रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। और उसमें सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं काम कर रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, हमारी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हो, पर्यटन की योजनाएं हों, अनेक विभागों एमएसएमई की योजनाएं हों, उन योजनाओं के माध्यम से लोग रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। जो भी उद्यम वो करना चाहते हैं, हमारे प्रवासी भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं कि उनको अपने घरों पर आकर रोजगार करने का जो अवसर देंगी। देहरादून में मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लखपति दीदी योजना और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। राज्य में अब तक 3 लाख बहनें लखपति दीदी बनी और प्रदेश की स्थानीय कला को भी आज महिलाओं ने आजीविका का रूप दिया है। बहनों को जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपना अनेक उत्पाद बना रही हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको अच्छा बाजार मिले, उनके उत्पादों को बेचने के लिए उनको सही प्रकार से ऋण इत्यादि की व्यवस्था हो, अच्छी उनको ट्रेनिंग हो। मुख्यमंत्री उद्यमशाला के माध्यम से ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसमें अभी तक 13,000 से भी अधिक लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ मिला है। उनको ट्रेनिंग भी मिली है, उनको ऋण भी मिला है, इस क्षेत्र में काम करने का अवसर भी मिला है। हमारी बहनें 3 लाख से ज़्यादा आज राज्य के अंदर लखपति दीदी बन गई हैं। बहुत सारे युवा हमारे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसका लाभ सीधे सीधे मिल रहा है। 13 जिलों में आज मुख्यमंत्री उद्यमशाला के माध्यम से ऐसी चौपालें आयोजित की जा रही हैं। इसके पीछे हेतु है कि उन सभी को अवसर मिले, अधिक से अधिक जानकारी मिले और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को इन योजनाओं की जानकारी हो, कैसे वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इस दिशा में ये चौपालें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित होने के लिए काम किया जाएगा। चंपावत में विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान आधुनिक प्रचार तंत्र से लैस MUY IEC वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वैन 27 अगस्त तक जिले के दूरस्थ गांवों और बाजारों में पहुंचकर युवाओं, महिलाओं को स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी देगी। महिलाएं इसमें जो बढ़ चढ़ के हमारे मातृशक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जो आगे आ रही हैं। धीरे धीरे अभी लखपति योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि वो धीरे धीरे जो लोग जो है आगे बढ़ा रहे हैं अपनी योजनाओं को। और महिलाओं में बहुत उत्सुकता मैं अभी देख रहा था, अंदर जितने भी महिलाएं आई थी यहाँ भी बहुत उत्सुकता थी और वहाँ भी देहरादून में भी मैं देख रहा था बहुत उत्सुकता थी लोगों में, महिलाओं में। और ये बहुत अच्छा एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई है, लखपति दीदी योजना। तो यही आज इसी के निमित्त जो है ये
वीसी थी। नमस्ते, मेरा नाम सुभा तड़ागी है। मैं माँ भगवती स्वयं सहायता SHG पुनावे से हूँ। और क्या कहते हैं, यहाँ बकरी पालन के इसमें हमें ये सम्मानित किया गया है आज कलेक्ट्रेट में। और बकरी पालन में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं सभी महिलाएं मिलके, और मासिक आय भी हमारी अच्छी चल रही है, जिससे हमारी आजीविका बढ़ रही है और हमें मतलब हेल्प मिल रही है अपने समूह को आगे बढ़ाने, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। 2027 चुनाव के लिए बीजेपी में टिकट की दौड़ तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे नेता टिकट की दावेदारी पेश करने लगे हैं। पार्टी में तो स्थिति ऐसी बन चुकी है कि एक सीट पर 6-7 दावेदार सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को तलाश है उस दमदार चेहरे की जो जीत की हैट्रिक लगा सके। ऐसे में पार्टी के लिए दावेदारों की नाराजगी को दूर करते हुए किसी एक को टिकट देना काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी में एक सीट पर कई दावेदार, पार्टी तलाश रही प्रत्याशी दमदार, तेज हो रही टिकट की जंग, किस दावेदार की मेहनत लाएगी रंग। 2027 चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जहां बीजेपी को दमदार और जिताऊ कैंडिडेट की तलाश है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर एक सीट पर कई दावेदार टिकट की आस लगाए बैठे हैं। बीजेपी में एक सीट पर 6 से 7 दावेदार सामने आ रहे हैं। अब बीजेपी इन दावेदारों में से ही टिकट के लिए चुनाव करेगी या फिर अपनी रणनीति के तहत पार्टी किसी जिताऊ कैंडिडेट पर मुहर लगाएगी, इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए टिकट वितरण करना किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि एक तरफ दावेदारों की फहरिस्त है तो दूसरी तरफ सिटिंग विधायक, तो तीसरी तरफ वो लोग जो दूसरे दलों को छोड़कर महत्वाकांक्षा लिए बीजेपी में शामिल हुए। अब इन सभी दावेदारों में से बीजेपी किसे खुश करेगी और किसे निराश, ये चुनना पार्टी के लिए बेहद कठिन दिख रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में टिहरी, यमकेश्वर, डोईवाला, धनौल्टी, केदारनाथ, प्रतापनगर जैसी सीटों पर टिकट के सबसे ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं। कई दावेदारों के चलते आगे इन सीटों पर पार्टी को फैसला करना कठिन हो सकता है। हालांकि अभी जहां बीजेपी के विधायक हैं, वहां पहले विधायक को ही तवज्जो दी जाएगी। ये कहना भी हालांकि कठिन है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट ने सिटिंग विधायकों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि सिटिंग विधायकों को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। हालांकि बीजेपी कह रही है कि टिकट वितरण करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि दावेदारी करना सभी नेताओं का अधिकार होता है। संगठन के लिहाज से हमारा नेतृत्व कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम करता है, लेकिन हर व्यक्ति की जो संगठन में काम करता है उसकी कुछ ना कुछ ऐसी इच्छाएं होती है कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, मेरे को संगठन में काम करना है, मुझे सरकार में कुछ पद चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो वर्कर काम करेगा वो कहीं ना कहीं अपनी मांग भी रखेगा, अपना अधिकार भी मांगेगा, लेकिन संगठन, हमारा नेतृत्व ये तय करता है। और हमारे लिए कोई सिरदर्दी नहीं है हमारे कार्यकर्ता, वो हमारा कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। चुनाव में दावेदारी सब करते हैं, 5 लोग भी करेंगे, 4 लोग भी करेंगे, लेकिन जिसको सिंबल मिलेगा पार्टी संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जिसको सिंबल के रूप में मिलेगा, उसके साथ वो 4 लोग मिलकर उसे जिताने का काम करेंगे और 2027 में एक बार फिर यहाँ पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का भी मानना है कि उनकी पार्टी में भी कई दावेदार सामने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी। हमें भाजपा को देखने की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी तैयारियां अपने हिसाब से चल रही हैं और हमारे पास भी जो है लंबी चौड़ी जो है फेरिस्त है दावेदारों की। एक से एक दावेदार जो है मैदान में हैं और हमारा जो इंटरनल काम है वो चल रहा है, सर्वे हो रहे हैं। जो जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगा और हमारे पास भी जो है हर एक विधानसभा में 4-4, 5-5 दावेदार मौजूद हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जो है पूरी तैयारी में है, कांग्रेस का संगठन चाक चौबंद तरीके से काम कर रहा है और कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि बीजेपी के लिए आगे आने वाला वक्त काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी का जहाज ओवरलोडेड हो चुका है। कि इस समय बीजेपी की जो स्थिति है, बीजेपी का जहाज इतना ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है क्योंकि लगातार वो अन्य पार्टियों से उनको तोड़ रही है और अपने यहाँ शामिल कर रही है। आप तो कम आंकड़ा बता रहे हैं, बीजेपी की एक सीट पे 18 से 19 दावेदार हैं और ये दावेदार कमज़ोर दावेदार नहीं हैं, बल्कि इनकी संख्या और बढ़ती जाएगी। कई जगह तो ऐसी स्थिति है जहां पूर्व 2-2, 3-3 पूर्व विधायक भी दावेदारी में हैं।
ठीक है, जिनमें टेहरी का क्षेत्र है, जहाँ दिनेश धने हैं, जहाँ किशोर उपाध्याय है, जहाँ धन सिंह हैं, ठीक है, तो ये संख्या और सभी लोगों की अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ है। तो बीजेपी के लिए आने वाला समय चुनावी रणनीति से जितना ज़्यादा ये एक तरीके से कहें कि परेशान करने वाला रहेगा, वहीं उसके लिए बड़ी मुश्किलें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के भी रहेंगी। बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए पार्टी विशेष चुनावी रणनीति के तहत ग्रास रूट पर सर्वे कर उम्मीदवारों का वजन तोल रही है। इसी के तहत कई स्तर पर सर्वे कर क्षेत्र में मजबूत चेहरों की पहचान का काम भी जारी है। यानी कि बीजेपी को तलाश है जिताऊ कैंडिडेट की, ऐसे चेहरे की जो पार्टी का लक्ष्य हासिल करवा सके। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी किसे खुश और किसे मायूस करती है। उत्तराखंड में चल रहे एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया अब 9 आईएएस और पीसीएस अधिकारी करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने 9 अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में तैनात किया। अब ये पर्यवेक्षण अधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची से संबंधित दावे, नोटिस वितरण और सुनवाई की निगरानी करेंगे और इन अधिकारियों को अपने निरीक्षण की रिपोर्ट संबंधित मंडल आयुक्त के जरिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हफ्ते में 2 बार पेश करनी होगी। उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है। कई कांग्रेस नेताओं ने एसआईआर के नाम पर कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर अब सीएम धामी ने विपक्ष पर हमला बोला है। सीएम धामी का कहना है कि कांग्रेस को लगता है कि देश की आजादी के बाद पहली बार एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, लेकिन प्रदेश में चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर ही काम किया जा रहा है और अगर फेक वोट काटे जा रहे हैं तो कांग्रेस को परेशानी क्यों हो रही है। एसआईआर पूरे देश के अंदर 1 साल जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत होता है और कोई देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा है कि पहली बार एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो एसआईआर की प्रक्रिया है, वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण, वो शुद्धिकरण बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है। उसमें चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर काम हो रहा है। अब फेक वोट अगर काटे जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है या जो लोग उन स्थानों पर नहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं दूध में काला है, कहीं ना कहीं उनकी परेशानी का कोई कारण है, कोई जायज़ कारण होगा तो चुनाव आयोग उसका समाधान करेगा। एसआईआर के मुद्दे को लेकर गदरपुर की सियासत में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर विधायक अरविंद पांडे पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता प्रेमानंद महाजन ने विधायक अरविंद पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि क्षेत्र में मतदाताओं के नाम पर कथित तौर पर विधायक के इशारे पर काम किया जा रहा है। अभी जो हमारे क्षेत्र विधायक ने बात बताया, कांग्रेस वालों ने डबल वोट बनाया। आप सब लोगों को पता है कि केंद्र में सरकार 2014 से, राज्य में सरकार आज 10 साल होने जा रहा है। तो सरकार तो आप लोगों का है, वोट कहाँ बना है, बनाया तो आप लोगों ने बनाया। ये डबल वोट का मामला नहीं है। कह रहा आपत्ति जो हुआ डबल वोट के लिए आपत्ति कर रहे, खुद स्वयं विधायक जी ये बात बोल रहे हैं और कोई बोले वो अलग बात है। एक इस क्षेत्र का बंगाली के वोटों से बना हुआ विधायक वो इस तरह से बोलता है, ये एक शत्रुतापूर्ण वो कृत्य उन्होंने किया है अपने चेलों, अपने कार्यकर्ताओं से, या चेला कह लीजिए, क्योंकि जो से ये करवाया है। एक व्यक्ति ने 650 लोगों के खिलाफ उसने अपना आपत्ति, उसने जो ऑब्जेक्शन लगाया है। और आप जानते हैं इनके मैक्सिमम कौन लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जिन लोग वोट नहीं देते। उत्तराखंड में एसआईआर के तहत मतदाताओं को जारी हुए नोटिस और फर्जी आपत्तियों का कांग्रेस विरोध कर रही है। इसी क्रम में देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से एसआईआर में आ रही शिकायतों को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं रुड़की में भी कांग्रेस ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है।
देहरादून में बन रहे सैन्य धाम को लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी है। सैन्य धाम के नाम पर सियासत जिस तरह से हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। आलम यह है कि इस पूरे मामले पर सियासी दांवपेच में विपक्ष से ज्यादा बीजेपी के नेता ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सच्चाई उजागर होने से मंत्री गणेश जोशी को इतना डर लगने लगा है कि उन्होंने अपने ही नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी है। देखिए रिपोर्ट। सैन्य धाम पर सियासी संग्राम जारी। गणेश जोशी पर अपने ही नेता पड़ रहे भारी। गामा की एंट्री पर मंत्री जी ने क्यों लगाई रोक? अपने ही नेताओं से गणेश जोशी को क्यों लगने लगा डर? राजधानी देहरादून के पुरकुल स्थित गुनियाल गांव में बन रहा सैन्य धाम शुरू से लेकर अब तक चर्चाओं का विषय बना है। कभी जमीन विवाद को लेकर तो कभी स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर चर्चा होती रही। इसके बाद सैन्य धाम के बजट को लेकर भी खूब सियासत हुई। अब सैन्य धाम को लेकर ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में मसूरी से विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना देख रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देहरादून से पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने सैन्य धाम पहुंचकर कई सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि सैन्य धाम में सुनील उनियाल गामा को एंट्री ही नहीं दी गई। और ये भव्य जो है सैन्य धाम बनकर धीरे धीरे तैयार हो रहा है और आज जो है हम सैन्य धाम का निरीक्षण करने के लिए यहाँ सैन्य धाम की जो भव्यता है वो देखने के लिए आए थे, लेकिन हमारे यहाँ जो कर्मचारी बंधु हैं वो अंदर जाने के लिए कह रहे हैं कि अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। लेकिन सरकार का हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, शहीदों के सम्मान के रूप में ये हमारा सैन्य धाम बनकर तैयार हो रहा है। इसमें विलंब जरूर हो रहा है, इसका समय पे इसका उद्घाटन होना था, लेकिन अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अभी अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन उनका इशारा साफ है कि सैन्य धाम को छुपाने से नहीं बल्कि उसकी सच्चाई से प्रदेश की जनता और सैनिकों को वाकिफ कराना चाहिए। सैनिकों के प्रति कितना उनकी आस्था है और जो सैन्य धाम हमारा बनके तैयार हो रहा है वो मैं दिखाना चाहता था, मैंने दिखाया भी है उसको सैन्य धाम, क्योंकि जो हमारे 4 धाम है 5वें धाम के रूप में जो है सैन्य धाम बनकर तैयार हो रहा है और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है ताकि जो है यहाँ की जनता देख सके, इसलिए मैं वहाँ गया था। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वहाँ मुझे अंदर जाने दिया नहीं जाने दिया, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने वहाँ उनसे कहा कि मैंने कहा अंदर जाने, उन्होंने कहा अंदर जाने की फ़िलहाल किसी को इजाज़त नहीं है। तो मैंने कहा भैया हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं, मैं थोड़ा सा उत्तराखंड वासियों को दिखाना चाहता हूँ, वो मैंने दिखाया। अब वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और नगर निगम में बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। और आजकल खाली कहीं भी जा सकते हैं, ये जो लोकतंत्र है कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है, इसमें किसी को क्या आपत्ति है। तो कभी चाय पे घर बुलाएंगे आप? नहीं, देखिए मेरे यहाँ तो दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। जो आता है उसको पानी भी मिलता है, चाय भी मिलती है, अगर किसी को भोजन की आवश्यकता होती है तो भोजन भी मिलता है। तो यहाँ तो हर व्यक्ति का स्वागत है। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर सिर्फ सफाई देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस मामले पर सिर्फ विपक्ष जानबूझकर सैन्य धाम का मुद्दा उछाल रहा है, जबकि ये धाम तो शहीदों के नाम का है, इस पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं। नहीं, मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर सैन्य धाम को भी विपक्ष अगर मुद्दा बनाना चाहता है तो ये तो दुर्भाग्य होगा राजनीति का, क्योंकि वो राजनीति करने का स्थान नहीं है। वो 5वां धाम बनने जा रहा है उत्तराखंड का और उसका निश्चित रूप से बड़ा लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। उस शहीदों की याद में बंदा जिन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया है। वही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि सैन्य धाम में कई तरह की गड़बड़ियां हैं जिन्हें सरकार उजागर नहीं करना चाहती और अब सैन्य धाम में चल रही गड़बड़ियां सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है। 50 करोड़ रुपए का DIPR था, वो पहुंच जाता है 100 करोड़ से भी ज्यादा का।
और सड़क तक नहीं है वहाँ जाने के लिए। यही वजह है क्योंकि गामा जी आप देखिए बड़ी जो है जोर शोर से मसूरी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपसी जो सर फुटौल है वो नजर आ रहा है उनकी इस तैयारी से, तो बिल्कुल वो भी वहाँ जो है हाथ सेकने पहुंचे अपना आग में, लेकिन जोशी जी के लोगों ने शायद उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। यही वजह है कि उन्हें बाहर से वीडियो बनानी पड़ गई। तो सैन्यधाम घोटाले के साथ तो इसको देखिए ही देखिए, भाजपा में आपस जो सिर्फ फुटौल है उसके हिसाब से भी इसे देखना चाहिए। सैन्यधाम कब बनकर तैयार होगा, कब इसके उद्घाटन का शुभ मुहूर्त निकलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इस पर सियासत जोरों पर है। अब अपने ही मंत्री के काम पर सवाल खड़े कर रहे गामा ने अपनी ही सरकार को असहज कर दिया है। रुद्रपुर शहर के किच्छा रोड स्थित चीमा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में न्यूरो और न्यूरो सर्जरी से जुड़ी जटिल बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। पैरालिसिस, ब्रेन हैमरेज, सिर के गंभीर चोट, ब्रेन ट्यूमर और रीढ़ से जुड़ी समस्याओं को लेकर मरीज अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। चीमा हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर धीरज पंत का कहना है कि अगर लोगों को न्यूरो संबंधित समस्याओं के लक्षण की जानकारी हो तो समय पर इलाज संभव है। देखिए, हमारे यहाँ पर ऑपरेशन के अलावा दवाइयों वाला ट्रीटमेंट से हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, दोनों चीज़ों की व्यवस्था है। हमारे यहाँ ब्रेन की सर्जरी से लेकर स्पाइन के ऑपरेशन, सर्वाइकल के, लंबर स्पाइन की कमर के ऑपरेशन सारे करे जाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है लोगों में इस बात की जानकारी होना। अगर लोगों में जानकारी होगी कि स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स रहते हैं या सियाटिका के क्या सिम्टम्स रहते हैं, लोगों में अगर अवेयरनेस चीज़ों के बारे में बढ़ेगी तो लोग अपने डॉक्टर के पास जाके उस चीज़ को अर्जेंटली दिखा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट समय पे ले सकते हैं, जिससे इम्प्रूवमेंट होने की संभावना, जिससे लक्षण का बेहतर होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर सियासत तेज हो गई है। मामले में महानगर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए सीबीआई जांच की प्रगति सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जांच अब तक कहां पहुंची और दोषियों को फांसी की सजा कब मिलेगी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है। अंकिता भंडारी में जो सीबीआई जांच हो रही है उसकी प्रगति रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और जांच में जो तथ्य नए आए हैं वो भी पब्लिक को, जनता को बताना चाहिए। धामी जी ये भी पूछना चाहते हैं, जो बीजेपी की तो तुम्हारे दो वीआईपी हैं, दुष्यंत कुमार और अजय कुमार, उनको सुरक्षित जाने का रास्ता क्यों दिया गया? क्यों एक का राजस्थान में प्रमोशन किया गया है और क्यों एक को कार्यकारिणी से हटा तो दिया लेकिन उसको सुरक्षित क्यों जाने दिया? क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की और कब कार्रवाई होगी? हमारी स्पष्ट मांग है कि सीबीआई की जांच की मांग जो है जनता के सामने रखी जाए कि उसकी क्या प्रगति है। अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर अजय वर्मा ने स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक जेटिंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेयर अजय वर्मा ने कहा कि नई तकनीक से लैस ये वाहन शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा और बारिश के दौरान चौक नालियों को खोलकर जल भराव की समस्या कम करने में भी ये वाहन उपयोगी रहेगा। उसको किस तरीके से हम साफ और स्वच्छ बनाए रखें, तो इसके लिए हमने एक जेट मशीन, जो हमारी जो प्रेशर वाली मशीन है, जिससे हम एक सुविधाजनक अपने जो पर्यावरण मित्रों के द्वारा उसकी एक सुविधा के अनुसार हम उसको सही टॉयलेटों को साफ सफाई और उसको व्यवस्थित तरीके से हम कर सके। तो ये हमने नगर निगम बोर्ड के द्वारा ये तय किया गया कि किस तरीके से हम साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो इसके लिए हमने एक जेट मशीन यहाँ पर को लाए। रुद्रपुर में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल कलेक्ट्रेट कूच पर निकले किसानों को पुलिस प्रशासन ने परिसर से पहले ही रोक दिया था। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद किसान रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर धरने पर बैठ गए। ये किसानों की तिरंगा यात्रा भी थी और हमारा शांतिपुर पर धरना है। ये सरकार खुद अपनी ही चाल चलती चल रही है। ये बताइए, जेसीबी सरकार ने यहाँ रखी है, यहाँ जेसीबी का क्या काम है? यहाँ कौन से खुदाई चल रही है? ये किसान क्या चीज लेके आए हैं या ये किसान अपनी मांगी तो लेके आए हैं? किसानों का सन 2007 से लेकर 11/12 का 28 करोड़ रुपया काशीपुर चीनी मिल का बंद है। वो किसान कहाँ जाएंगे?
जिन्होंने उनके कर्जा लेकर बोझ बीज बोया था, खाद ली थी, वो तो उनकी जान काट रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। उधम सिंह नगर के शांतिपुर खामिया नंबर 2 में सड़क को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सड़क के निर्माण और कथित अतिक्रमण को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष का आरोप है कि सड़क की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मामले को लेकर अब जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की गई है। इससे पहले भी हमने ये ज्ञापन जो आज इनको जो रोड की समस्या है ये हमने माननीय मुख्यमंत्री को दे दिया था, तो उसका समाधान भी हो गया था, लेकिन किसी ने वहीं के जो एक लोगों ने अपना जो पर्सनल फायदा उठाने के लिए जो है उसने कोर्ट में रीट लगा दी, जिससे ये मामला थोड़ा सा बिगड़ गया है, क्योंकि रोड नक्शे में रोड कहीं से है और जो रोड गई है वो दूसरी साइड से। शिक्षा और सुकून का शहर देहरादून, जहां सड़कों पर खुलेआम गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। गोलियों की गूंज से एक बार फिर देहरादून दहल उठा है। छात्र का विवाद देखते ही देखते 3 किलोमीटर तक जा पहुंचा। ऐसा लग रहा है कि देहरादून में अब खाकी का खौफ खत्म हो चुका है, क्योंकि आए दिन ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। गोलियों की गूंज से फिर दहला देहरादून। खुलेआम छात्रों ने की फायरिंग। क्या खत्म हो गया है खाकी का खौफ? शिक्षा और सुकून का शहर देहरादून, जहां खुलेआम गोलियों की तड़तड़ाहट आम बात हो चली है। ऐसा लग रहा है देहरादून में अब खाकी का खौफ खत्म हो चुका है, क्योंकि आए दिन ऐसी वारदातें सामने आ जाती हैं। बीते दिन पटेल नगर और शिमला बाईपास में दिन दहाड़े हुई फायरिंग ने देहरादून की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोपहर के समय पटेल नगर में छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद हुआ। ये विवाद सोशल मीडिया पर पोस्ट और कमेंट से शुरू हुआ था, जिसके बाद ये सड़क पर जा पहुंचा। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले एक गुट ने लाठी डंडे लेकर दूसरे गुट की कार का शीशा तोड़ा, जिसके बाद कार सवार गुट ने लाठी डंडे लेकर पहुंचे लोगों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और फिर वहां से फरार हो गए। लेकिन दूसरे गुट ने उनका पीछा करना शुरू किया। शिमला बाईपास के पास ये दोनों गुट फिर आमने सामने आ गए और कार सवार लोगों पर फायरिंग की, जिसमें होटल मैनेजमेंट के एक 21 साल के छात्र के सीने में गोली लग गई। कहने को तो देहरादून राज्य की राजधानी है, पुलिस के बड़े अधिकारी यहीं बैठते हैं। खुद मुख्यमंत्री से लेकर शासन के आला अधिकारी इसी शहर में रहते हैं। इसके बावजूद कानून व्यवस्था का हाल क्या है, ये सबके सामने है। और ये घटना सिर्फ फायरिंग तक ही सीमित नहीं है, ये इस बात का भी संकेत है कि छात्र गुटों की रंजिश अब कैंपस की सीमाओं से बाहर निकलकर सार्वजनिक जगहों तक पहुंच रही है। 20 अगस्त को थाना पटेल नगर के इंद्रेश हॉस्पिटल के पास में एक घटना में, जिसमें दो गुटों द्वारा आपस में झगड़ा करना और फायरिंग करने की घटना पुलिस के समक्ष संज्ञान में आई थी, क्योंकि उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसे देखने से काफ़ी लोगों में सुरक्षा की भावना भी पैदा हुई है। इसमें जनपद देहरादून पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए जनपद पुलिस की ओर से भी इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक अभियोग जो जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी, गोली चली थी, उसकी ओर से था। एक पुलिस ने सभी लोगों को, जो दोनों ही पक्ष क्योंकि आपस में सरेराह झगड़ा कर रहे हैं, सड़क में ऐसे दिखाया दे रहा है, सभी लोगों को चिन्हित करते हुए 12 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 4 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की गई है। जितने भी लोग इस प्रकार से रोड रेज या इस तरीके की घटनाओं में सम्मिलित हैं, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में देश के अलग अलग राज्यों से हजारों छात्र पढ़ने आते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के छात्र यहाँ हॉस्टल और किराए के मकान में रहते हैं। यहाँ सवाल बाहरी छात्रों के होने का नहीं है, सवाल है कि यदि किसी छात्र की आपराधिक गतिविधियों या विवाद की जानकारी सामने आती है तो उसकी निगरानी का तंत्र कितना प्रभावी है। घटना के बाद हॉस्टल और किराएदारों के पुलिस सत्यापन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हमारे समक्ष आई थी, जिसमें जनपद देहरादून पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाइयाँ उस समय की गई थी। जितने भी हमारे प्राइवेट पीजीज़ हैं या ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पर इस प्रकार के छात्र रहते हैं, और कहीं पर भी जो छात्र हैं जहाँ पर आपस में झगड़ा या आपस में रंजिशों के जो भी मामले पुलिस के संज्ञान में आए हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने उनको चिन्हित करते हुए कार्रवाइयाँ की थी। इनको और सख्ती से आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो लोग यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं, उन्हीं का ही ये हब बना रहना चाहिए। अगर कोई यहाँ पर गुंडागर्दी या अन्य घटनाओं को लेके आएगा, उसके खिलाफ पुलिस सख्त एक अपराधियों जैसा ही व्यवहार करेगी। देहरादून में फायरिंग की वारदात ने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।
जरूरत सिर्फ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की नहीं, बल्कि छात्र गुटों की गतिविधियों, हॉस्टल और किराएदार के सत्यापन और शिक्षण संस्थानों की निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत करने की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर गंभीर, धामी सरकार, अधिकारियों को सीएम धामी ने दिए निर्देश। स्वरोजगार और रिवर्स पलायन के लिए प्रभावी कार्य योजना करे तैयार। कांग्रेस के वोट काटने के आरोपों पर सीएम धामी का पलटवार, बोले चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर हो रहा काम, फेक वोट काटने पर कांग्रेस क्यों हो रही परेशान। उत्तराखंड में 9 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को मिली एसआईआर की जिम्मेदारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षण अधिकारी, दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की करेंगे निगरानी। अंकिता हत्याकांड पर फिर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी से किया सवाल, आखिर कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच।